अरे आगे आगे मेरे साथ देखिए, आपको पता चलेगा क्यों, कैसे, कब और क्या हुआ था। और ये बेबी के प्री मैच्योर होने का ड्रामा मैडम क्यों कर रही हैं या क्यों किया गया था, ये बात भी हम अभी आपको बताते हैं। फर्जी फैज़ा बेगम ने इस बात की हवा तक नहीं लगने दी कि उसने ये प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू करी थी। वो अपनी प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेट छुपाना चाहती थी क्योंकि उसने शेयर नहीं करा था अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को। आईवीएफ से कंसीव की हुई प्रेगनेंसी कभी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होती है। वंस आईवीएफ ट्रीटमेंट डन हो जाए और उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाए तो जो आपका प्रेगनेंसी का पूरा साइकिल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसीज की तरह होता है। वंस यू गेट प्रेग्नेंट और कंसीव विद आईवीएफ तो कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर वो ऑलरेडी हाई रिस्क नहीं है। तो सबा की वेडिंग के दौरान फैज़ा बेगम 3 मंथ्स पूरे हो चुके थे, उसके 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी उसकी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी। नो हार्म इन आईवीएफ, कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है आईवीएफ करवाने की अगर आप एक बच्चे की चाहत रखते हैं। अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर हैं और आके अपनी एक अलग ही छवि दिखाती हैं और ऊपर से झूठ बोलती हैं, तो वो अपने फॉलोअर्स को, जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको ये सच्चाई ओ करती है कि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई दिखाएं, अपने एवरीडे को फैब्रिकेटेड करके ना दिखाएं। अगर उनकी प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू हुई थी तो उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना चाहिए था। तो उसे कहते हैं सच्चा इन्फ्लुएंसर। उसमें कई लेडी जो कि माँ बनना चाहती है, माँ नहीं बन पाती है, आईवीएफ को कंसीडर कर रही हैं। तो अगर इस मैडम ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया होता तो ऐसी बहुत सी लेडीज को थोड़ा सुकून मिलता, थोड़ी सी होप मिलती कि हमें भी एक राह मिलती है। तो उस तरह से ही इन्फ्लुएंसर्स का सही मायना होता है कि वो अपनी जिंदगी के ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके अपने फॉलोअर्स के साथ। तो हमें शिकायत उसके झूठ से है, उसके आईवीएफ करवाने से नहीं है, उसका आईवीएफ करवा के छुपाने से है। और इसी वजह से, क्योंकि आईवीएफ से ही कंसीव हुई थी, मैडम ने अपने हॉस्पिटल विजिट्स नहीं दिखाए, ना ही कोई स्कैन ढंग से दिखाया, क्योंकि उसे डर था इस बात का कि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि उसने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है। तो अब तक हमने ये बात डिस्कस करी कि मैडम ने सबसे पहले झूठ बोला था प्रेगनेंसी के बारे में कि वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, जबकि वो 4 मंथ कंप्लीट कर चुकी थी और 5th मंथ में जा चुकी थी। दूसरी बात, मैडम ने अपने आईवीएफ जर्नी के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करा, इस बात को दबाया छुपाया गया। क्यों? तो थर्ड झूठ जो मैडम का था वो था सी सेक्शन, उसका प्री प्लान था। बच्चे को प्री मैच्योर इसलिए दिखाया गया क्योंकि मैडम ने अपनी प्रेगनेंसी की डेट और मंथ पहले ही आपको झूठ बताया था अपने व्लॉग में, जबकि उसने ये रिवील किया था कि वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, जबकि वो 5 मंथ में जा चुकी थी। तो अपने बच्चे को प्री मैच्योर उसे इसलिए बताना पड़ा ताकि वो 9 महीने को कंप्लीट करने का हिसाब दिखा सके। फर्जी फैज़ा बेगम ने अपनी प्रेगनेंसी के मंथ भी फर्जी ही बताए थे, तो उसको अपना बेबी भी प्री मैच्योर ही बताना पड़ेगा ना, और यही था उसका पूरा प्लान। तो फर्जी फैज़ा बेगम ने कंसीव किया था आईवीएफ के थ्रू और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी। तो सी सेक्शन क्यों प्लान किया गया था? हाँ, जिस तरह मैडम ने दिखाया कि सी सेक्शन तो इमरजेंसी में बाई चांस उसको करना पड़ा, उसका ये सबसे बड़ा अनदर झूठ था। वाई सी सेक्शन वॉज प्लान, आपको बताती हूँ। तो अगर आपने उसके व्लॉग्स देखे होंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो मैडम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी, बाहर का बहुत ज़्यादा जंक खाने लगी थी। ये बात को सोचे बिना कि उसकी मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, उसको थायराइड इश्यूज़ है और उसकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, जो कि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। फर्जी फैज़ा बेगम ने प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डेवलप किया था, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको डायबिटीज़ हो जाए, ज़्यादातर उन औरतों में इसके चांसेस होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की। अगर हेल्थी वेट मेंटेन करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और एक खाना सादगी से भरा हुआ खाएं तो वो कंट्रोल में रहती है। अदरवाइज जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो उसने जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करी थी और जाके चेकअप भी करवाया था, तो शायद आपको याद होगा कि उसने कहा था कि बेबी का वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया है कि वो अपने खान पान का ध्यान रखें और शायद दवा भी दी थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बात उन्होंने मेंशन करी थी कि बच्चा ओवरवेट हो रहा है, वूम में जल्दी ग्रो हो रहा है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है तो आपके बच्चे का वेट वूम में, गर्भ में बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरे की चीज़ होती है, जिससे कि बच्चे का मेंटल डेवलप में भी प्रॉब्लम होती है और कई और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं अगर मदर को डायबिटीज़ हो प्रेगनेंसी के दौरान। और इसलिए बता रही हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ से गुजर चुकी हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे भी पहला बेबी 35 की एज में हुआ था, दूसरा बेबी
37 के एज में हुआ था। अगर आपकी उम्र थोड़ी गुजर जाने के बाद, जो कि एक प्रेगनेंसी के लिए सही उम्र होती है, 20-25 से लेकर मैक्सिमम 35 तक आपको बेबी अगर आपको करना है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मदर की जो बॉडी की हेल्थ होती है, हार्मोन्स होते हैं, वो गुड होते हैं। लेकिन उसके बाद डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाता है। तो मुझे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से, क्योंकि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है। मुझे इस वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी दोनों प्रेगनेंसी में। लेकिन मैंने अपने खान पान का पूरा ध्यान रखा था, अपने आप को ओवरवेट नहीं होने दिया था। मैं बिल्कुल भी बाहर का जंक कभी भी नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अल्कोहल कभी भी नहीं लेती हूँ। मुझ में मतलब खाने पीने में काफ़ी क्लीन लिविंग है मेरी। लेकिन मैंने दूसरा ज़्यादा आराम भी नहीं किया था। मेरे दोनों बच्चों की प्रेगनेंसी के दौरान आखिरी दिन तक ऑफिस जाती रही थी। इनफैक्ट मेरा वाटर ब्रेक भी काम से वॉक करके आते आते हुआ। मेरे घर से मेरे काम की जगह सिर्फ आधा घंटा वॉक की दूरी पर है, और मैं गाड़ी ना ले जाते हुए वॉक करती थी, क्योंकि मुझे हर हालत में अपने बच्चों को हेल्थी देखना था। मैं चाहती थी ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, मैं सी सेक्शन नहीं चाहती थी। तो मैं आखिरी दिन तक अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस पैदल आती जाती थी, और इस वजह से मेरी दोनों डिलीवरीज नॉर्मल हुई। मेरे बच्चे बिल्कुल भी ओवरवेट नहीं थे, और सी सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर, मैं अपनी प्रेगनेंसी की यहाँ पे डिटेल क्यों दे रही हूँ, वो मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो ये फर्जी फैज़ा बेगम आप सबको नहीं बता रही है। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि मैडम का जो बेबी था वो ग्रोथ उसकी जल्दी जल्दी हो रही थी, तो वो किसी भी नज़र से प्री मैच्योर नहीं था। अगर मदर को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर वो स्कैन के दौरान डॉक्टर्स देखते हैं कि बच्चे का वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है जितना होना चाहिए, तो डॉक्टर फिर उसके अकॉर्डिंगली डेट सेट कर देते हैं डिलीवरी की। फर्जी फैज़ा बेगम ने जो आपको नहीं बताया वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मदर को डायबिटीज़ है जेस्टेशनल, तो वो डॉक्टर्स डिलीवरी की जो पूरा सेमेस्टर पूरा होता है उससे 2 हफ्ते पहले डिलीवरी इंड्यूस कर देंगे, या तो दवाई के द्वारा या फिर सी सेक्शन प्लान करके, ताकि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा ना हो जाए और माँ की जान को भी खतरा हो, और बच्चे में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की चांसेस रहते हैं। इस वजह से उसकी डिलीवरी पहले से प्लान हो चुकी थी, सी सेक्शन 2 वीक्स प्रायर टू द डेट। और अगर आप ये सब कैलकुलेट करें तो वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी जनवरी में, और उसका पूरा टाइम हो चुका था जून तक। लेकिन 2 वीक पहले उसकी डिलीवरी प्लान थी, जो मैडम ने आपको नहीं बताया। जो कहती है ना, मैं नो फिल्टर हूँ, उसने आपको नहीं बताया ये सब। खैर, हम है ना बताने को। और कुछ मैडम की पोल खोलते हैं। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें, उससे एक दिन पहले शायद मैडम के जनाब का बर्थडे था, और वो होटल भी गई थी। जहाँ तक मैंने देखा और एनालाइज किया, मैडम ने उस रात होटल में प्लेट ज़रूर उठाई थी, लेकिन उसको खाते हुए नहीं दिखाया। उसने कुछ भी मुंह में नहीं डाला था, मैंने तो नहीं देखा। और अगले दिन ही उसका सी सेक्शन हुआ। तो अगर आप जानती होंगे, अगर आप महिलाएं हैं, अगर आपने ज़िंदगी में किसी तरह की भी सर्जरी, अगर सी सेक्शन हुआ है, तो अवॉइड करते हैं कि कुछ भी खाना 12 घंटे पहले। पेट खाली रहे तो जो भी सर्जरी होती है वो ईजीली हो जाती है। अगर आपको एनेस्थीसिया दिया जाए तो वॉमिटिंग होने का डर नहीं रहता आपको। ऐसे कई चीज़ें होती है, तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि आप फास्टिंग करें 12 आवर्स और 10 आवर्स बिफोर द सर्जरी। तो मैडम ने एक रात पहले अपने मियाँ के जन्मदिन पर कुछ नहीं खाया था। और दूसरी बात, जब वो जा रही थी अपने घर से, कि जनाब लेके जा रहे थे मैडम को इमरजेंसी डिलीवरी के लिए, जो कि इमरजेंसी डिलीवरी नहीं थी, सी सेक्शन प्लान था। और मैडम उस वक्त गाड़ी में बड़े ही शांत भाव से अपने मियाँ को गाइड कर रही थी कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और क्लेम कर रही थी कि उन्हें डिलीवरी पेन शुरू हो गए हैं और उनका वाटर ब्रेक हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब प्लान था सी सेक्शन। अगर ऐसा ना होता तो कोई भी पहली बार, ये बात गौर फरमाइएगा, कोई भी अगर स्त्री पहली बार, कोई भी महिला अगर पहली बार बच्चे को जन्म दे रही होगी, तो हो ही नहीं सकता कि वो इतनी शांत, इतनी कंपोज्ड हो, और इतना खुद को, जैसे उसको खुद ही एक्सपीरियंस था कि क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल भी ना घबरा रही थी, ना वो दर्द उसका जाहिर हो रहा था। और दूसरी बात ये कि वाटर ब्रेक होने के तुरंत बाद दर्द नहीं होता, उसको टाइम लगता है। क्योंकि आई नो दिस, मुझे वाटर ब्रेक हुआ था ऑफिस से पैदल आते हुए, फिर वहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन तुरंत पेन शुरू नहीं होते हैं।
लेकिन ये मैडम जिस तरह से हरकतें कर रही थी ना, साफ पता चल रहा था कि कहीं से कहानियाँ पढ़ पढ़ के, एक्सपीरियंस देख देख के कॉपी पेस्ट कर रही हैं। और इतने शांत भाव से, इतना कूल एंड कंपोज, और कोई पहली बार माँ बन रही हो तो वो इस तरह कंपोज नहीं हो सकती है जैसे कि उसको सब कुछ ही पता हो। ऐसा नहीं होता। ये सी सेक्शन पहले से प्लान था। तो कोई इंसान कितना झूठ बोल सकता है? चलो झूठ बोला माना, अपनी ज़िंदगी को शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर खुद को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि नो फिल्टर इंसान हो। जी नहीं, ये बहुत ही टॉक्सिक है। ये जो फर्जी फैज़ा बेगम है बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, बहुत ही गलत इन्फ्लुएंसर है। समाज को किसी भी तरह का सही मैसेज कभी नहीं देती है और गलत तरीके से मैसेज देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। सब कुछ सोचा समझा कैलकुलेटेड था, लेकिन उसको ये दिखाना तो था ना कि उसका बच्चा प्री मैच्योर है, क्योंकि जब उसने तारीख ही गलत दी थी पहले ही पब्लिक को, अपने फॉलोअर्स को, कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि वो उससे ज़्यादा प्रेग्नेंट थी, तो उसको यही कहना पड़ा कि बच्चा पहले आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सी सेक्शन से डिलीवरी करवाने की वजूहात ये होती हैं कि बच्चा अगर ओवरवेट हो, मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, तो बच्चे को 1 या 2 वीक पहले डिलीवर करवा लिया जाता है, लेकिन वो प्री मैच्योर नहीं होता। और अगर बच्चा केयर में था हॉस्पिटल में तो उसकी भी 2 वजह है। 1, क्योंकि फर्जी फैज़ा बेगम का सी सेक्शन हुआ था तो उसको वहाँ हॉस्पिटल रुकना था। ये कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो था नहीं जहाँ से वो वक्त पे तभी निकाल देते जब माँ और बच्चा सेफली डिलीवर हो जाए। नहीं, वो मैडम ने पैसे फेंके और अपना रूम बुक किया, तो वो तो वहाँ तब तक रहेगी जब तक उसको रहना है, उसको कंफर्टेबल है। तो मैडम वहाँ पर इसलिए थी क्योंकि उसने सी सेक्शन उसका हुआ था, और बेबी इसलिए था केयर में क्योंकि वो सी सेक्शन के थ्रू हुआ था। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और यहाँ पर थे क्योंकि बच्चा अगर ओवरवेट होता है तो उसकी कई वजूहात हो जाती हैं, उसकी कई प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पर केयर में था हॉस्पिटल में, सिंपल एज दैट, जिसको कि मैडम ने पोर्ट्रे किया एज प्री मैच्योर, क्योंकि वो ये भी दिखाना चाहती कि बच्चे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जबकि बच्चे को कोई और प्रॉब्लम्स हैं और वो प्री मैच्योर की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमेशा मैडम सिर्फ झूठ का सहारा लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर इंसान है और इसी वजह से अपने हर तरह के सच को छुपाती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जिस बात को मैं खुद भी मानती हूँ, कि अगर ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लेते हैं तो आपको अपना मुँह छुपाने की क्या ज़रूरत है। उसके फ़ैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस को प्राउडली ओन कीजिए, अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले कीजिए। आपको किसी से कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पाँव पे खड़े हैं, अपनी ज़िंदगी को एक इज़्ज़त से, सेल्फ रिस्पेक्ट से जी रहे हैं, तो आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों को क्यों ढका छुपा कर रखते हैं? आपको किसका डर है? इंसान तभी डरता है जब वो गलत काम करता है या समाज के सामने अपनी कोई और छवि दिखाना चाहता है, क्योंकि जो छवि उसकी खुद की असली है वो जानता है कि वो उसको शर्मसार कर देगी। तो यही हाल फर्जी फैज़ा बेगम का है। तो बच्चा प्रीमैच्योर नहीं था, उसकी सही वक्त पर डिलीवरी हुई। कुछ 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले इसलिए की गई क्योंकि वो ओवरवेट था। वो तब तक पूरा ग्रो अप हो चुका था जितना कि एक नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा होता है। लेकिन मैडम ये प्री मैच्योर क्यों शो ऑफ कर रही हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं कि बच्चा प्री मैच्योर है? वो इसलिए क्योंकि बच्चे में कुछ तकलीफ है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप अनहेल्थी खाते हैं, तो बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के, बहुत सारे इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हायर चांसेस है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के और डाउन सिंड्रोम के। और ऊपर से अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो और काफ़ी नेग्लिजेंस किया गया हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये रिस्क बहुत हाई हो जाते हैं। और ज़्यादातर सिम्टम्स जो आप देख पा रहे हैं बच्चे में, वो या तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है या डाउन सिंड्रोम है। और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं होती है। अगर आप पूरी एहतियात बरतते हैं, अगर आपने सब कुछ अपने तरीके से किया होता है, अपने तरफ से हर तरह की प्रिकॉशंस ली होती हैं, सेफ्टीज़ की होती हैं, जो ज़रूरत होती है बच्चे की हेल्थ के लिए, तो फिर किसी की भी गलती नहीं होती है। लेकिन अगर आप उन फैक्टर्स को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर आप कुछ और कह के ये पोर्ट्रे करें कि बच्चा प्रीमैच्योर है, तो इससे पता चलता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को
किस तरह छुपा कर उनको बढ़ा रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फैज़ा बेगम का खान पान तो आपने देखा ही होगा, और बाहर के कलर फूड, जानते हैं कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, कितने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। चाइनीज़ फूड के अंदर कितने जहरीले तत्व होते हैं जो बच्चे का मानसिक तौर पे विकास रोक देते हैं गर्भ में ही। तो मैडम ने किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी थी बाहर का खाना खाने में, चाहे वो बाहर का चिकन में सैंडविचेस हों या रास्ते में चलते कुछ भी खाने लग जाती हूँ, बाहर से मंगवा के खाने लग जाती हूँ। तो उन्होंने खान पान में तो किसी तरह का कोई त्याग नहीं किया था प्रेगनेंसी में, जिससे कि उनकी बच्चे की सेहत सही रहे। तो क्या ताज्जुब है आज कि उसको आज ये झूठ कहना पड़ता है कि बच्चा प्रीमेच्योर है, जबकि उसकी कोई और प्रॉब्लम्स हैं, और उनको उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए और उसको सॉल्व करने में वक्त गुजारना चाहिए, ना कि ये हरकतें करने में जो मैडम आज तक करती जा रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा, बेबी वॉज इन केयर इन द हॉस्पिटल नॉट बिकॉज ही वॉज प्रीमेच्योर, बिकॉज शी हैड सी सेक्शन, सो दे मस्ट बी कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी ड्यूरिंग द सी सेक्शन, या बच्चा जस्ट जनरली ही वार्ड में रखा गया हो जब तक कि माँ हील कर रही है। तो सिंपल एज दैट, जिसको कि मैडम ने पोर्ट्रे करा। तो ना तो ये मैडम का हाई रिस्क प्रेगनेंसी था, ना ये नॉर्मल प्रेगनेंसी था, ये आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी था। सी सेक्शन प्लान था, जिसको मैडम ने बहुत ही ड्रामे करके ऐसा दिखाया जैसे कि उसका वाटर ब्रेक हो गया है, उसको पेन्स भी शुरू हो गई हैं, और वो झांसी की रानी बन के बड़ी ही शांति से हंसती मुस्कुराती अपने पति को गाइड कर रही है कि हॉस्पिटल ऐसे यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, और वीडियो भी बनाया जा रहा है। लेकिन और किसी जगह वीडियो नहीं, ना स्कैनिंग के दौरान वीडियो, ना हॉस्पिटल में क्लिनिक विजिट्स के दौरान वीडियो। सिर्फ अपनी कन्वीनियंस से मैडम ने जो जहाँ दिखाना था, जिस तरह का खेल खेलना था, वो दिखाया। और ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मैडम ने ड्रामा किया था ना, कि सबा की वेडिंग में वो कितनी ज़्यादा भाग दौड़ कर रही हैं अपनी प्यारी ननद के लिए, प्यार के लिए वो इतना दौड़ भाग कर रही हैं। तो ये जो हमारी फर्जी फैज़ा बेगम है ना, ये मैडम तो वक्त पे अपने फायदे के लिए गधे को भी बाप बनाने को तैयार है। अरे इनका रिकॉर्ड रहा है, वो अपने फॉलोअर से ये सिंपैथी भी गेन करना चाहती थी, जो कि उसने की, कि देखिए मेरी कितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसके बावजूद मैं गांव में जाकर अपनी प्यारी ननद के लिए कितना कुछ कर रही हूँ। जितना भी बेसिक उसने अरेंजमेंट किया था अपनी ननद की शादी में, आधे से ज़्यादा तो वो स्पॉन्सर था, और ऊपर से वो दिखा दिखा के जो व्लॉग्स बनाए, उससे कितने लाखों कमाए, उसका तो कोई हिसाब मैडम ने नहीं दिया। फैज़ा बेगम की ननद की शादी फैज़ा बेगम के लिए सिर्फ एक बहुत बड़ा जरिया था व्लॉग्स में अपने आप को बहुत ही बेहतरीन बहू दिखाने का, और साथ में पैसे कमाने का। इससे ज़्यादा उसका कोई और रीज़न नहीं था। और ऊपर से अपने नल्ले जनाब की आंखों में वो चढ़ जाना चाहती थी कि भैया जब तक बेबी नहीं होता तो अपने मियाँ को मुट्ठी में तब तक ही रख सकती हूँ जब तक कि मैं ये दिखाऊं कि मैं उसके परिवार की कितनी कदर करती हूँ, टू सिक्योर हर ओन पोजिशन। क्योंकि इसको तो हमेशा डर लगा रहता है कि उसके मियाँ कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए। अपनी प्रेगनेंसी के 3 महीने कंप्लीट होने के बाद इसने जो भी किया शादी के दौरान, अपनी ननद की शादी में अरेंजमेंट, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया, अपने फायदे के लिए किया, और जितना किया उससे 10 गुना ज्यादा इसने कमाया। फैज़ा बेगम ने इतना बेयर मिनिमम अरेंजमेंट किया, जितना वो खुद को अपने आप को दिखाती है कि वो बहुत हाई क्लास है, ये है वो है। अगर आप उसको मद्देनजर रखते हुए देखें तो इस मैडम ने अपनी ननद की शादी में बेसिक से बेसिक अरेंजमेंट किया, यहाँ तक कि खाना भी बारात को पूरा नहीं हुआ। तो आप आगे तो सोच ही सकते हैं, और इस बात को आप नहीं नकार सकते कि अपनी ननद की शादी में उसने सारा इंतजाम अपने हाथों में लिया सबके कपड़े बनाने का। क्यों? इसलिए अगर अपने हाथ में रखती मैडम, तभी तो उसने चीप से चीप मटेरियल लिए, चीप से चीप कपड़े लिए, फिर उनको सस्ती सिलाई देके सिलवा लिया, उस पर सस्ते गोटा पट्टी चिपका के एक तो सबकी नज़र में अच्छी बहू बन गई, देखो मैंने सबके कपड़े खुद सिलवाए हैं। और ऊपर से सारा अपने हाथ में लेकर उसने पैसों को उतना ही खर्च किया जितना कि उसे लगता है कि ये लोग उसके लायक हैं। जबकि अपनी ड्रेसेस, जब अगर आप देखें, फैज़ा बेगम की अपनी शादी भी मौदाहा में ही हुई थी, लेकिन देखा था आपने उसका अटायर, उसकी ज्वेलरी, उसकी ड्रेसेस। तो भैया अगर आप देखकर भी आंखें मूंद ले तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो फैज़ा बेगम ने जो भी अपनी ननद की शादी के अरेंजमेंट किए वो चीप थे और डिज़ास्ट्रस थे। इतना कोई आम लोग भी अगर शादी करते हैं तो इससे बेहतरीन करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा रखते हैं।
अगर आप इसका शादी का इंतज़ाम देखें तो ड्रेसेस एकदम घटिया और एकदम थर्ड क्लास थी। अरेंजमेंट एकदम बकवास थे। कोई ख़ास लोगों को बुलाया नहीं गया था और जो भी था मिनिमम मिनिमम इसने अपना काम निपटा लिया था। और जब यहाँ पर भी रिसेप्शन की थी तो खुद की ड्रेसेस देख लीजिए और बाकियों के कपड़े देख लीजिए थर्ड क्लास। तो ये मैडम जितनी भोली नज़र आती है ना, या जितना भोला अपने आप को आंसू बहा बहा के दिखाती है, उतनी ज़्यादा इनकी चालाकी टपकती है इनके आंसुओं के साथ साथ। और अगर आज उसकी ननद सबा दिल में एक उसके लिए ये चिढ़ रखती है कि उसने उसकी शादी को ख़राब किया, तो क्या गलत किया? इतना सब कुछ होते हुए भी उसने इतना कुछ कमाया है, लेकिन अपनी ननद की शादी में उसने जितना भी किया वो सबको दिखता है कि क्या किया है। कितने बेसिक से बेसिक इंतज़ाम किए और बारात का खाना कम पड़ गया, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हम आम लोगों के लिए क्या हो सकती है, ये तो आप समझते होंगे, है ना। उफ, तो चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। मुझे ना पुराने गाने बात बात पे याद आते हैं, तो प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए मुझे। मैंने जो आपके साथ बातें शेयर करी है उसको जानकर अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बच्चा ओवर ग्रो हो जाता है, उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। और फिर मोस्टली जेस्टेशनल डायबिटीज़ की लेडीज़ को डॉक्टर प्री डिलीवरी करवा देते हैं 1-1.5 हफ्ता पहले। और भी बहुत कुछ जो भी मैंने मेंशन किया आप उसको गूगल कर सकते हैं और उसकी सत्यता को जांच सकते हैं। मैं आऊँगी जल्दी ही अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी। अपने फैसलों को सोच समझ कर कीजिए और फिर उसकी जिम्मेदारी उठाइए। आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको खुद को जवाब देना है। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी। आप सबको बहुत प्यार। बाय।